अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों और उसके नतीजे में आने वाले सैलाब ने तबाही मचा रखी है। बलूचिस्तान और पंजाब के कई इलाकों में हज़ारों अफराद इन बारिशों से, सैलाब से मुतासर हुए हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर बलूचिस्तान के कुछ पसमानदा इलाके हुए जिनमें लसबेला, चागी, दालबंदीन शामिल हैं। जनूबी पंजाब के भी कई इलाके इस सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हैं। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के भी कुछ अजला में बारिशों से ज़्यादा नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कुछ इन इलाकों में जो है वो जारी है, लेकिन यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है इन बारिशों और सैलाब के नतीजे में वो नाकाबिले तलाफ़ी है। वज़ीर आज़म वहाँ पर पहुँचे हैं, सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करें, लेकिन ये जो इलाके हैं इनमें जो सूरत हाल है वो बड़ी ही परेशान कुन है। इन इलाकों में इस वक्त क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, एक तो सबसे पहले प्रोग्राम में जो है वो इस इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर जो है वो बात होगी। दूसरी तरफ मुल्की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन दरमियान मामलात उलझते जा रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस लाने का फैसला कर लिया। यह फैसला तहरीक इंसाफ की जो पार्टी क़यादत का इजलास हुआ उस इजलास में किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान की जो हुकूमती वफ़द से हालिया मुलाकात हुई उस पर भी शदीद तशवीश का इजहार करी है। यह खबर आ रही है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पहले लाई जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट आई उस हवाले से भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी को बिजनेसमैन आरिफ नकवी से फंड्स मिलने की तस्दीक करते हुए यह दावा भी किया कि ये जो तमाम फंड्स से ये बैंकिंग चैनल्स के जरिए जो है वो आए और पार्टी के ऑडिट शुदा अकाउंट में जाहिर भी किए गए। उन्होंने कहा कि इसे सियासी फंड रेजिंग कहते हैं और पूरी दुनिया में इसी तरह से पैसा इकट्ठा किया जाता है। आरिफ नकवी के खिलाफ इल्जामात को उन्होंने अफसोसनाक करार दिया। फवाद चौधरी ने भी आज कहा कि हुकूमत इत्तेहाद की ओवरसीज पाकिस्तानियों से नफरत समझ से बालातर है। उन पाकिस्तानियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है जो पीटीआई को फंड्स देते हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने पेंडिंग केस के ऊपर एक फ्री के साथ मुलाकात की। अब हम अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं और ये एक फिट केस है, प्रोसीड अगेंस्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबरान के उनके खिलाफ जो है वो जुडिशियल जो कमीशन है उसमें रेफरेंस भेजा जाए और इनको इनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। मुझे समझ नहीं आती कि ये पीडीएन के लोग हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी से नफरत में क्यों मुब्तला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम ये कह रहे हैं कि देखें, हम जो फंड करेंगे, आज डॉलर 250 में भी नहीं मिल रहा मार्केट में, ये 100 दिनों में हुआ है। पाकिस्तान की करेंसी यूक्रेन के बाद सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी करेंसी में गिरावट आई है तो वो पाकिस्तान की करेंसी में आई है। इस मईशत को इस जगह पे पहुंचाने में जो शहबाज शरीफ का रोल है, जो पीडीएम का रोल है, इनका तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। हुकूमत अभी भी मुतालबा कर रही है कि इमरान खान को फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना होगा। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी इस फंडिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। ये केस 8 साल से इलेक्शन कमीशन में पड़ा है और इस केस में शवाहिद खुद पीटीआई के बानी रुकन ने पेश किया। अगर आप सादिक और अमीन है तो आके बता देना, अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं तो बता देना, तलाशी दे देना। तो तलाशी देने में क्या है, ये ना कहें पीएमएलएन का केस भी साथ चलेगा। हमें अपने साथ कहां मिला रहे हैं, आपका केस अलग है, हमारा केस अलग है। हम कह रहे हैं कि जी जब पीएमएलएन और पीपीपी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का केस होगा तो मेरा भी होगा। सॉरी, ऐसे नहीं होता हिसाब किताब। आज जिसका कोर्ट में केस चल रहा है वो ये जाके नहीं कहता कि जी पहले तमाम लोग जो पाकिस्तान है जिनके ऊपर चार्जेस हैं सबका केस चल। कभी आपने सुना है? तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन और हुकूमती वफ्द की मुलाकात पर तनकीद का जवाब है। क्या तहरीक इंसाफ का रवैया इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये जो रवैया है वो जारहाना क्यों है? क्या तहरीक इंसाफ के लिए फॉरेन फंडिंग केस में कोई खतरा है? और क्या फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है उस हवाले से तहरीक इंसाफ ने जो वजाहत की है वो काबिल कबूल है या नहीं? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा पंजाब में आज डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून स्पीकर के इंतखाब के मामले पर जो है वो अदालत चली गई है और नए वज़ीर आला के आते ही अहकामात और तबादलों का भी एक नया सिलसिला जो है वो देखा जा रहा है। क्या मुल्क के सबसे बड़े सूबे में अब सियासी इस्तेहकाम आएगा?
इस पर भी जो है वो प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मेरे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान डिबेट में ज्वाइन करें, तारुफ करा देता हूँ, सदाकत अली अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब सूबाई वज़ीर बल्दियात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सदाकत अली अब्बास साहब, मैं आपसे जो है वो डिबेट का आगाज़ कर लूँ, लेकिन पहले ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ हैं, मैं चाहता हूँ ज़रा पहले उनसे बात हो जाए। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, ये जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, इस हवाले से बताइए हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? आप इलेक्शन कमीशन से मिलकर तो आए हैं, आपने कहा फैसला जो है वो सुनाया जाए, लेकिन इस पर हुकूमत आगे क्या करने का इरादा रखती है? देखिए, हमारी तो सिर्फ एक डिमांड है कि पिछले 7-8 साल से ये केस जो है वो पेंडिंग है, और अब उसका फैसला महफूज हो चुका है। जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी थी, जो भी सिलसिला था, वो कंक्लूड हो चुका हुआ है। अब ये जो है ये अब पाकिस्तानी अवाम को पता लगना चाहिए कि ये क्या फाइंडिंग्स जो है इलेक्शन कमीशन की क्या फाइंडिंग्स हैं, और कानून और कायदे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन उस पे कंक्लूजन कौन सा जो है वो डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो आपने अभी अपने इब्तिदाई में जिक्र किया है, देखिए अब तो एक बड़ा क्लियर कट जो है कि ये बंदा खैरात के पैसे जो है वो जो है वो सियासत के लिए इस्तेमाल करता रहा। पैसे खैरात के लिए इकट्ठे किए शौकत खानम के लिए, और लगा दिए पीटीआई के में। ये बड़ा क्लियर कट जो है उस आर्टिकल में है। अगर ये कोई शक शुबा है तो उनको उसको चैलेंज करें। लाइबल लॉज जो हैं वो अब तक इज्जत के जो कानून हैं बरतानिया में बड़े सख्त हैं, इनको चैलेंज करना चाहिए कि भाई ये झूठ है, ये सारा फ्रॉड है और ये गलत बयानी की गई हुई है। अगर नहीं है तो उसका मतलब है तो ये सच है, और ये उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि खैरात के पैसे जो गरीबों के इलाज के लिए वहां से इकट्ठे किए गए थे वो इस शख्स ने जो है सियासत के ऊपर उड़ा दिए। रमान साहब, मैंने आज से 10 साल कबल अक्टूबर 2012 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मेरे ऊपर इज्जत का केस किया हुआ है इमरान खान साहब ने। वो आजकल इमरान खान साहब के ऊपर उसकी जिरा हो रही है। अब सितंबर की तारीख पड़ी हुई है, 2 ऑलरेडी सेशन हो चुके हैं। वीडियो के ऊपर वो जिरा मेरा वकील करता है, ये वीडियो पे ये अदालत में नहीं आते जी। तो उसमें भी यही मेरा मैं खुदा न खास्ता शौकत खानम एक अच्छा अदारा है, लोगों के पैसों से चल रहा है, लोग उस पे लोगों का एक इत्मीनान भी है। मैं उसको कोई नुकसान नहीं ना पहुंचाना चाहता था, ना आज पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन ये शख्स खुद उसको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ये पैसे खैरात के पैसे थे। ये शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के पैसे थे जो पीटीआई ने अपने इलेक्शन की कैंपेन के ऊपर जो है खर्च किए, जो पैसे जो है। अच्छा, खान साहब ये बताइएगा, देखिए एक तो उन्होंने वो जो वोट ऑन क्रिकेट का उन्होंने हवाला दिया, दूसरा कल इमरान खान साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि ये पैसे आए हैं, और लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो आए हैं बैंकिंग चैनल से आए हैं, और उन्होंने कहा पार्टी के ऑडिट शुदा अकाउंट्स में भी जो है वो उन्होंने जाहिर किए हैं। तो ये बात क्यों, वो कहते हैं कि इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं, ये फंड रेजिंग है। मैं तो मकसद के लिए बात कर रहा हूँ। इंटेंट जो है वो इंटेंट वाज चैरिटी, जिसको खैरात कहते हैं। इंटेंट वाज नॉट इसका पॉलिटिकल कैरियर इंटेंट नहीं था इमरान खान का। इंटेंट शौकत खानम हॉस्पिटल था। अच्छा, जिन लोगों ने डोनेशन दी 2000 या 2500 पाउंड जो है लोगों ने इकट्ठे किए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इकट्ठे किए। शेख रेहान बिन मुबारक जो हैं उन्होंने पैसे दिए, तो ये खैरात के लिए पैसे थे। अब तो ये लगता है कि आज से 20 या 25 या 30 साल पहले शौकत खानम हॉस्पिटल को लॉन्च ही इसने अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए किया था कि मैं इससे पॉलिटिकल कैरियर अपना बिल्ड करूंगा। ये नुकसान पहुंचा रहा है उस अदारे को। सबसे ज्यादा नुकसान जो अगर कोई पहुंचा रहा है तो इस वक्त इमरान खान खुद है, जो ये सारा सिलसिला जो सामने आया है। अच्छा, लेकिन ये किसी के खिलाफ एलिगेशन लग जाना कि सियासतदान ने ये किया वो किया, ये लगते रहते हैं। हमारे मुल्क में भी लगते रहते हैं, दूसरे मुल्कों में भी लगते रहते हैं। लेकिन खैरात के पैसे जो है वो अपनी सियासत पे लगाना जो है, ये इमरान खान साहब की सिर्फ जो है ना ये सिंगुलर किस्म का जो है एजाज है जो है इमरान खान। खान साहब, क्या हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है? क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ही वो रास्ता है जिसको इस चीज का जो है वो फैसला करना है? अभी डोंट वांट टू बाईपास एनी फोरम। अच्छा, इलेक्शन कमीशन एक प्रॉपर फोरम है, हम उसको बाईपास नहीं करेंगे। हम अदालतों को नहीं चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन का भी एक अदालती रोल है ना जो उन्होंने अदा किया है।
उन्होंने फैसला महफूज रखा हुआ है। और खास साहब इलेक्शन कमीशन पे तो ऐसा लगता है पीटीआई का रवैया बड़ा जारहाना है, और आज तो उन्होंने एक जुडिशियल रेफरेंस लाने का ऐलान कर दिया, और हो सकता है कि उनके खिलाफ वो करारदाद लेकर आए। मेरे भाई मुझे परवेज खटक ने हाँ, मैं सुनी सुनाई नहीं बात कर रहा, मुझे इनका नाम लिख के दिया कि ये एक्सेप्टेबल है आपको। अच्छा। उससे पहले वो बाबर याकूब के ऊपर इंसिस्ट करते रहे। जो सेक्रेटरी थे, हमने कहा वो टेंटेड आदमी है, उसने पिछले इलेक्शन में जो है जो डाकाजनी की है वो सबके सामने है, हमें उस पर एतराज है, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इनका नाम आया जो मौजूदा सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है, ये जो राया सिकंदर साहब जो हैं, हाँ। ये इम्पेक्टेबल रिकॉर्ड एज ए ब्यूरोक्रेट, और पीटीआई ने सजेस्ट किया, पीटीआई ने बकायदा इनकी तारीफें की और हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमने कहा ये डेडलॉक हुआ है, लेट्स रिमूव दिस डेडलॉक और ये आगे चलें। अच्छा। हमने तो नहीं सजेस्ट किया नाम, नाम जो है सजेस्ट किया परवेज खटक साहब ने। मैं बिल्कुल कसमन कह रहा हूँ, अच्छा। हल्के कह रहा हूँ। तो ये आज यानी जो बंदा, जो जज जो है, जो वकील जो है, जो ब्यूरोक्रेट जो है, जो इनकी मर्जी के काम करे, वो सही है, वो बिल्कुल वो पाक साफ है, वो आब ज़मज़म में धुला हुआ है, दूध में धुला हुआ है। लेकिन बिल्कुल जो है कोई जरा सी भी कोई बात करे इनकी मर्जी के खिलाफ जो है, उसके खिलाफ गाली गलौज शुरू होता है। अब तो ये इस हद तक चले गए हैं जनाब कि लोग कहते हैं जी कि अगर कोई मैं हक पे हूँ और जो मेरा साथ नहीं देगा वो शिर्क कर रहा है, और कब्र में भी ये हिसाब होगा कि भी आपने इमरान खान का हिसाब दिया या कि नहीं दिया। अच्छा। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक। तो राय साहब मुझे ये बताइए कि क्या हुकूमत का भी कोई मसला है सुप्रीम कोर्ट के साथ, से जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ? हमारा पूरा इत्मीनान है जी, हमारा तो सिर्फ इतना मसला था, हम चाहते थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला पूरा बेंच सारा सुप्रीम कोर्ट, ये दूसरे मुल्कों में भी ये रवायत है। अच्छा। इसमें यूएस में रहा है कि 9 के 9 जज जो है वो सुनते हैं इस किस्म के कोई इंपॉर्टेंट इशू। इट वाज एन इम्पोर्टेंट इशू। हमारी ये डिमांड थी कि हमारा कोई अदम एतमाद नहीं है हमारा, बल्कि एतमाद का हमने इजहार किया कि पूरी की पूरी ये जो इंस्टीट्यूशन है, हाँ, वो हमारा मसला सुने। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है। साहब अब जाहिर बात है वफाकी हुकूमत तो है, तो आपने आगे चलना है, सुप्रीम कोर्ट एक इम्पोर्टेंट इदारा है, चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं, तो ये आगे आपके लिए मुश्किल नहीं होगी चलना? नहीं, हम कोई मुश्किलात ना किसी के लिए पैदा कर रहे हैं ना अपने लिए पैदा कर रहे हैं। एक कानूनी और आईनी मसला है। मेरा ख्याल है इसके लिए जो भी फैसला हम करें, आप करें, अदलिया करे, ब्यूरोक्रेसी करे, एस्टेब्लिशमेंट करे, मीडिया करे, ये सारे फैसले जो है ना वो इम्पर्सनल होने चाहिए, वो पर्सनल नहीं होने चाहिए। वो मेरा फैसला जो है, कुछ सियासी फैसले जो हैं वो पर्सनली मोटिवेटेड नहीं होने चाहिए। अच्छा। वो मेरी इक़्तिदार की हवस या मेरी सियासत में जो है इंतखाबात में जीतने की हवस या मेरी कोई जो भी मेरे जाती अगराज़ व मकासद हैं उससे मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। तो सर ये पार्टी के अंदर आपके मुकम्मल तय है, ये कल जो फैसला आया है कि हमने मुद्दत पूरी करनी है, तो पार्टी इज क्लियर या अभी भी वो दो आरा वाली चीज है? ये चल रहा है दरमियान में। ये जनाब ये पीडीएम का फैसला है और हमारी पार्टी पीडीएम की कंपोनेंट है। अच्छा। बिल्कुल हम उस फैसले पे जो है आमीन कहते हैं, इंशाल्लाह ताला वील डिलीवर, इंशाल्लाह ताला। कोई वो तो नहीं है कि लंदन वाले कुछ कह रहे हैं कि आप इलेक्शन जल्दी करा लें? देखें हमारा लीडर और कायद वहाँ पे बैठा हुआ है, हम उसकी अप्रूवल के बगैर जो है कोई मूव नहीं करें। अच्छा, ठीक है। और लास्टली सर ये पंजाब का मुझे बता दें, ये पंजाब और विफाक के मामलात का क्या बनेगा? परवेज अली साहब उधर तो आ गए, लेकिन ये कि ऐसा लगता है तबादले वगैरह हो रहे हैं, आप लोगों की तो कंस्टिट्यूएंसीज पंजाब के अंदर हैं, तो ये मामलात आपको पंजाब में आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला कोई बात नहीं है। 30-32 साल में मैंने भी 7 इलेक्शन लड़े हैं अल्लाह के फजल से। मुशर्रफ का दौर में भी वो अपोजिशन का दौर था, उससे पहले अदवार जो थे उसमें भी अपोजिशन में थे, उसके बाद भी अपोजिशन में आए। तो ये सिलसिले चलते रहते हैं। अल्लाह की मेहरबानी होनी चाहिए और आवाम के साथ आपके राब्ते होने चाहिए और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ठीक है, कानून और आइन के मुताबिक होने चाहिए। बाकी अल्लाह मालिक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, वज़ीर दिफा से बात कर रहे थे।
स्वागत है वाले अब्बास साहब। ये सबसे पहला तो उनका एतराज़ वही जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी के हवाले से और फॉरेन फंडिंग के हवाले से। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये एक कंपोनेंट है, ज़ाहिर बात है फॉरेन फंडिंग का तो केस आपका जो है वो एक और केस है जो उनका कहना है कि साल से जो है वो डिले है। बट ये जो हुकूमत की तरफ से एक मुसलसल दबाव बढ़ रहा है, इस पे पार्टी के लिए कोई खतरा है या आप देख रहे हैं? रहमान साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये आप वर्ड फॉरेन फंडिंग ना यूज करें। अच्छा। ये हमारा केस है ममनुआ फंडिंग का, प्रोहिबिटेड फंडिंग जी। फॉरेन फंडिंग का ये केस है ही नहीं। और जो आपका कानून है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002, उसके मुताबिक अगर कोई ममनुआ फंडिंग होती है तो सिर्फ वो जब्त हो सकती है। लिहाजा ये जो पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पीटीआई इतनी अवामी ताकत है तो हम कोई इस तरह इसको पकड़ेंगे, तो ये तो इनके बस की बात नहीं है। नंबर 2, अभी वफाकी वजीर ख्वाजा साहब ने एक बात की, आपने पता नहीं उसको इग्नोर कैसे कर दिया। अच्छा, कि जी सियासी लोगों पे पैसे खुर्द-बुर्द करने के इल्जाम लगते रहते हैं, खैरात जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। तो कौम समझे कि एक होता है टैक्स का पैसा जो आपसे और मुझे पूछे बगैर जबरदस्ती लिया जाता है। मुस्लिम लीग नून कहती है उसका हेरा फेरी जो है वो कोई बात नहीं। जैसे ये कहते हैं कि नवाज शरीफ खाता है तो क्या हुआ, लगाता भी तो है। हमजा कहता है कोई बात नहीं, बच्चों करप्शन होती रहती है, चलने दे मुल्क को। आज ख्वाजा साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, सियासतदानों पे करप्शन के इल्जाम लगते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खैरात लोग अपनी मर्जी से देते हैं, और जहां उनको शक हो कि इमरान खान भी नवाज शरीफ की तरह वो कभी 70 अरब रुपए शौकत खानम को ना देते। ख्वाजा साहब, ठीक। और ये टैक्स है, ये आपको और मुझे आम बंदे से जबरदस्ती लिया जाता है। ये जो आपने फतवा दिया है ना, ये फतवा ही मुस्लिम लीग नून को करप्ट साबित करता है। अच्छा। और आपकी नीयतन आप करप्ट हैं कि आप कहते हैं कि सियासतदानों पे करप्शन के इल्जाम लगते रहते हैं। दूसरा, पैसा कोई भी हो, टैक्स का हो, खैरात हो, गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए दोबारा कहता हूं, आप खैरात देते हैं और जिस बंदे को देते हैं आप छांट पटक करके देते हैं, दोबारा आप नहीं देंगे। आप इसको रिलीजियस ड्यूटी समझते हैं, आपकी अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन समझते हैं। आप गलत जगह पे नहीं देते, लेकिन टैक्स आपको पता है कि नवाज शरीफ चोरी करता है, लेकिन टैक्स आपको फिर भी आपसे कलेक्ट हो जाता है। इसलिए मैं इसका फर्क आपको भी बताना चाह रहा हूं। बीइंग अ जर्नलिस्ट, इसको आप इस तरह आपको जान नहीं देना चाहिए था उनको, लेकिन आप वो लिहाज करके। अब अगली बात जो आपने अभी की इलेक्शन कमीशन के हवाले से, वो मेरे आपने बात की वो भाई इमरान खान साहब के लिए एक पाकिस्तानी आरिफ हबीब ने वहां पे फंड रेजर कराया। आरिफ नकवी ने फंड रेजर कराया, अपने घर में वुडन क्रिकेट क्लब बनाया और इमरान खान ने वहां जाके बॉलिंग कराई। वो पैसा बैंकिंग चैनल के जरिए इधर आया। मेरे भाई, इसको लॉन्ड्रिंग नहीं कहते। अच्छा। इनको बताएं लॉन्डर होता क्या है। लॉन्डर को उर्दू में कहते हैं धोना, गंदी चीज को धोने को लॉन्डर कहते हैं। ये जो आप यहां से चोरी करते थे उसको बाहर बेचते थे और वहां से वो इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के जरिए पैसा वापस हमजा के नौकरों के, और वो लॉन्डर होता है। अगर इमरान खान साहब ने ओपन डिक्लेयर्ड पैसा अपने अकाउंट में लिया तो भाई ये लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन ये नहीं है। ये तो बल्कि क्या है, रेमिटेंसेज हैं, मुल्क पे बेहतरी है। आप यहां से पैसा लूट के बाहर लेके जाते रहे, इमरान खान बाहर से चंदा इकट्ठा करके। अगली बात, बट वो कह रहे मेन एतराज इस चीज के ऊपर है कि ये जो पैसा था ये पीटीआई ओवरसीज वर्कर्स का तो पैसा नहीं था, ये तो फंड रेजिंग जो है वो की गई। और खान साहब तो अभी खुद मान रहे हैं कि फंड रेजिंग की गई और उसमें एक लंबी फहरिस्त है जिन लोगों ने जो है वो पैसे दिए। तो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी तो यही है कि वो जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो पीटीआई को क्यों पैसा एक तो उनकी कोई ये ऑब्लिगेशन नहीं थी। जिस आदमी ने भी ये फंड दिया, अगर उसकी तरफ से एतराज आए कि मैंने फंड दिया था फलां जगह पे फलां इस्तेमाल हुआ, मेरा एतराज हो तो कर सकते हैं ना। तो आप आरिफ नकवी से पीछे आप समझते हैं जाने की आरिफ नकवी अगर पीटीआई के सपोर्टर हैं, हम हमारा देखिए ना, हम कोई एजेंसी तो है नहीं कि आप फंड दे के आ रहे हैं, मैं कहूँ पहले चेक करो तुझे पैसा कितों लेके आए। अच्छा। हम देख रहे हैं कि रहमान अजहर पाकिस्तानी है और मैं पाकिस्तानी बंदे से फंड ले सकता हूँ। अब रहमान अजहर का पैसा कहां से आया, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, वो हमारा काम नहीं है। लिहाजा आरिफ नकवी पाकिस्तानी था, आपको खुश होना चाहिए कि कामयाब पाकिस्तानी है, और कामयाब पाकिस्तानियों के पीछे बहुत सारी लॉबीज लगी होती हैं। वो उनके मामलात हैं, उनके मुल्की कानून है। पीटीआई की फंडिंग उस मुल्क के कानून और हमारे कानून के मुताबिक है। बैंकिंग चैनल एक मिनट मुझे मैं जरा शाह साहब से जरा पूछ लूं, जरा आपने इलेक्शन कमीशन पे बात नहीं इलेक्शन कमीशन पे आगे बात करेंगे, लेकिन पहले इस पे बात करें, लेकिन मुझे लग रहा है आज आप बड़े पीपी 7 का इलेक्शन मैंने लड़ा है, बिल्कुल ठीक, और 54 वोटों से हमें हराया गया
और इस इलेक्शन कमिश्नर ने, मैं खुद पेश हुआ, इस इलेक्शन कमिश्नर ने हमें रिकाउंट नहीं दी, तो इसलिए बड़े दिनों बाद मैं आपके पास आता हूं। शाह साहब से सुन, शाह साहब आपको तो खुश होना चाहिए, पाकिस्तानी है, आरिफ नकवी उभरता हुआ सितारा है, आप फिर सर एतराज कर रहे हैं कि क्यों जो है वो तहरीक इंसाफ को जो है वो उन्होंने फंडिंग दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। क्या रहमान अजहर साहब, क्या बात की जाए कि जिस तरह सदाकत साहब अभी कह रहे थे कि ये कोई टैक्स और उसका नहीं है, ये तो वो पासा और फरिश्ते और शरीफ लोग हैं जो हुकूमत में नहीं थे तब से इन्होंने खुर्द-बुर्द शुरू कर दी, और तब से इन्होंने, अब मैं हमेशा शौकत खानम हॉस्पिटल का बड़ा वो रखता हूँ, उस पर मुझे बहुत, हमारे लिए वहाँ पे लोगों का इलाज होता है, लेकिन उन्होंने खुद उसका जिक्र कर दिया। तो ये तो जो मिलती रही है खैरात, जो इस तरह की चीजें, तो उसमें खुद बुद करते रहे थे। वो आपके इल्म में अलीमा बाजी का जिस तरह आगे सिलसिले आए, दीगर चीजें आई, वो कहाँ से इतने पैसे आए। और अब अगर चोरी नहीं है इसमें, तो इसको 2014 से लेकर आज तक क्यों ज्यादा तोल दिया गया, क्यों? वैसे मुझे अभी क्लियर नहीं है, ये थोड़ा जरा मेरी दुरुस्तगी भी अगर आप कर दें, सदाकत अब्बास साहब कर दे, ख्वाजा आसिफ साहब तो अब नहीं है साथ, कि उसमें शौकत खानम का कोई जिक्र नहीं है स्टोरी के अंदर, बट वो जहरी बात है चैरिटी का जरूर जिक्र है कि वो चैरिटी क्रिकेट मैचेस। नहीं, मैं देखिए वो चैरिटी किसके लिए थी, उस वक्त क्या हो रहा था, लेकिन मैं उस चीज को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहता। सदाकत साहब ने बात की तब मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज बात यह है कि इसको इतना ज्यादा तूल देने की जरूरत क्या थी। तो 2014 जब इनकी वफाकी हुकूमत नहीं थी और इनके अपने ही लोग अकबर एस बाबर साहब ने ये केस जो है वो वहां पे किया, और फिर इतने साल इन्होंने इसको क्यों, जब इनके पास तो सब कुछ कंट्रोल में था, तब भी वो इस फैसले को नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी। अब ये सदाकत साहब कह रहे थे कि जी वहां से पैसा आया और लॉन्डर है, मनी लॉन्डर है, क्या है ये, जो इन्होंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी कि इलेक्ट्रिक से पैसा गया उस अकाउंट में और फिर वहां से वो आया है, वो सब मेरे ख्याल में वो लाइन ये भूल गए हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है जो सामने आने को है, और फिर ये सब पे आया भी हो जाएगा कि ये कितने पारसा लोग हैं। इन्होंने तो, वो लोग हैं जब ये इनकी आपस के अंदरूनी इलेक्शंस होते हैं, जब ये टिकट्स के मामले होते हैं, तो उस वक्त भी वहां पे पैसा चलता है, जो जस्टिस वजीउद्दीन केस में आपके इल्म में है कि जब ये हुआ था कि इलेक्शन में क्या हुआ, फिर उनको हटा दिया गया। जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई जिसमें उन्होंने नामजदगियां की, जिसमें उन्होंने लोगों को जाहिर किया कि भाई ये लोग इसमें शामिल थे इस सारी चीजों में, बजाय उनको हटाने के जस्टिस वजीउद्दीन साहब को ही हटा दिया गया। तो ये बहुत सारे किस्से हैं इनके, और ये जो मर्जिया कह दें, ये तो वो लोग हैं जो खुद चाहते थे खान साहब उस वक्त दूसरे वजीर आजम साइकिलों पे जाया करें, अगर पीपल्स पार्टी के हैं या नून लीग के हैं, और खुद उन्होंने फिर नया तरीका बचत का हेलीकॉप्टर निकाल दिया। वो खुद कहते थे कि जब ये बाहर के दौरों पे जाएं तो इकोनॉमी में जाया करें, खुद वो अपना चार्टर्ड प्लेन लेके जाया करते थे, उसमें उनको बचत नजर आती थी। तो ये कहने की बातें और हैं, करने की बातें और हैं, तो यही चीजें हैं। मगर शाह साहब, ये जो अभी इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के मामलात हैं, मैं चाहता हूं जरा ब्रेक के बाद इस पर बात, क्योंकि तहरीक इंसाफ कहती है कि अब हम जुडिशल रेफरेंस जो है वो लेकर आएंगे। आप भी इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि अगर उसने फॉरेन फंडिंग केस का जल्द फैसला ना दिया तो फिर उसके दफ्तर के बाहर जो है वो धरना भी जो है वो दे सकते हैं। ये मामलात आगे किस तरह से बढ़ेंगे, क्योंकि ये आने वाले इलेक्शन के लिए भी बड़ा अहम सवाल है। एक ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर बात करें। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सदाकत अली अब्बास साहब, ये इलेक्शन कमीशन के साथ आपका क्या मसला है, और ये सिकंदर सुल्तान राजा का, क्योंकि जाहिर बात है आपने खुद लगाया, ये उसी तरह से जैसा चेयरमैन नैब के हवाले से आप कहते थे कि ये तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो है वो लगाया, वो फिर इस चेयरमैन नैब के साथ जो है वो क्या प्रॉब्लम है। तो ये इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये आप ही के लगाए हुए हैं, और अब आप उन्हीं के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस लाने जा रहे हैं। देखिए, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जी, लेकिन आप कल से कोई पुट्ठा काम करते हैं, तो आप क्या, मैं तो आपका बड़ा अच्छा दोस्त था। देखिए, मैं, हमारी कोई हिस्ट्री, ये जो आप एक नैरेटिव बन रहा है ना कि जी चूंकि वो फॉरेन फंडिंग का फैसला महफूज है
इसलिए हम बात करें। मुझे बताएं, ईवीएम, दुनिया आगे जा रही है, किसने ईवीएम रोकी? इस इलेक्शन कमीशन ने रोकी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो 90 लाख पाकिस्तानी है, उनका वोट किसने जाया किया? हमने कहा उनको शामिल करें, इससे निकाला। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो आई, पैसे देते पकड़े गए, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकना था, उसके पोस्ट इलेक्शन कार्रवाई करनी थी, इन्होंने कोई नहीं की। आपको पता है कि जब हमने कहा कि जब ये केस किया अदालत में कि ये आप इलेक्शन करवाएं, तो चूंकि नून लीग को इलेक्शन सूट नहीं करता, उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन नहीं कर सकते। हालांकि इलेक्शन कमीशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन वो उनके लिए कंपल्शन है कि वो 90 दिन में इलेक्शन कराएं। उन्होंने कहा जी हम 8 महीने इलेक्शन नहीं करवा सकते। आपको पता है डस्का का इलेक्शन में अगलों ने 20 सीटों पे, 20 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा पोलिंग मांगी, इन्होंने पूरी दे दी। और मैं आज, आपको पता है मेरे हल्के पीपी 7 में इलेक्शन हुआ जी, पता कितना वोटों से इन्होंने जितवाया जी? 49 वोट। कितना वोट पड़ा? 69,000। अगर 69 वोट पड़ते तो ये 0.1% मार्जिन था। कानून क्या कहता है कि 5% से कम मार्जिन हो, आप रिकाउंट का मतलब क्या है? दोबारा गिनती कर लो यार। इन्होंने बाइस्ड होके हमारा पीपी 7 के इलेक्शन में 49 वोटों पे इन्होंने कहा जी रिकाउंट देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बेपना पीटीआई ये जो फॉरेन फंडिंग के साथ जोड़ा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनाने वाला है या सुना सकता है, और इस वजह से पीटीआई जो है वो तो आपकी इंटरप्रिटेशन मैंने कहा ना, इंटरप्रिटेशन नहीं, कानून अदालत ने हनीफ अब्बासी केस में ये कहा कि डे टू डे हेयरिंग करें नून की और पीटीआई की। उन्होंने पीटीआई की नून की नहीं कर रहे। ठीक है। उन्होंने कहा कि जी कोई आपने जानिबदारी, क्या होता है वो, डिस्क्रिमिनेट, इम्तियाजी सलूक नहीं करना। हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। 5 नशिस्तों का हमारा नोटिफिकेशन था, आपको पता है हमने जाके अदालत से लेना पड़ा, ये नोटिफिकेशन नहीं कर रहा था। पीपी 7 का रातों रात वो वोटिंग करवा के हमजा के इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपके जो गिले शिकवों की फहरिस्त है उसमें फॉरेन फंडिंग, मैं अभी तक मैंने फॉरेन फंडिंग की बात ही नहीं की ना। अब कल की बात है कि परसों ये जाके ऑपोजिशन के लोगों से मिलता है। अब मुझे बताएं, आप जज हैं, आपने फैसला करना है, आप एक पार्टी से, आप वकील हैं, मुझे बताएं जज एक पार्टी से अगर एक दिन पहले मिलता है, इलेक्शन कमीशन नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता किसी पॉलिटिकल पार्टी से, नहीं पॉलिटिकल पार्टी वो क्या कहती है? एक केस आप मुझे बताएं, आप वकील हैं, एक हाई कोर्ट का जज है और इनका जो पे और प्रिविलेजेस हैं वो हाई कोर्ट के जज के बराबर है, इख्तियारात भी हैं। हाई कोर्ट का जज एक पार्टी का केस है और दूसरी पार्टी को 2 दिन पहले मिल रहा है, तो ये अच्छा, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है। एक आखिरी जुमला, जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हमें कैसे, सबसे ज्यादा एमएनएज हमारे हैं, सबसे ज्यादा एमपीएज हमारे हैं, सबसे ज्यादा सेंटर हमारे हैं, सबसे ज्यादा इलेक्टेड काउंसलर नाज़िम हमारे हैं। ठीक, हमें बिल्कुल इस इलेक्शन कमीशन पे एक पाई पैसे का हमें इस पे एतबार नहीं है। हम समझते हैं कि ये नून लीग का एक पूरी तरह वर्कर है। ठीक है। इस लिहाज से हमें हर तरह की गैर जानबदारी लग रही है और हम इनके नीचे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हम जाएंगे पंजाब की असेंबली में और केपीकी की असेंबली में इनके खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आएंगे और जुडिशल कमीशन इनके खिलाफ करेंगे, क्योंकि ये इनका बिल्कुल यूसुफ रजा गिलानी में शाह साहब को भी सपोर्ट। जो रहनुमाई कीजिएगा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से या इलेक्शन कमीशन के मेंबर से सियासी जमातें नहीं मुलाकात कर सकती, और अगर आप लोगों का जो वफ्द है वो जाकर मिला है तो सर फिर तो बड़ी गलत बात है। असल में सदाकत अब्बासी साहब मेरे मोहतरम हैं, लेकिन बड़े परेशान हैं। अब मैं इनकी परेशानी की वजह से ज़्यादा इन पर मैं नहीं बात करता। ये ऐसा कोई नहीं है कि उनसे ना कोई भी मिल सकता है, सब मिलते हैं, और पीटीआई के कई दोस्त भी उनसे मिला करते थे, जो रिकॉर्ड पे मौजूद है। ऑफिशियली मिलते हैं, कोई चोरी छुपे नहीं मिले। जो मुलाकातें दूसरों की कोई बातें हो रही हैं, ये तो ओपनली मिले हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं। इशू ये है कि अब वक्त आ गया है, अब ये फैसला आने वाला है और दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। अब ये चोरी छुपने वाली नहीं है। ये सदाकत साहब सही कह रहे हैं कि जी ये जो है ममनुआ फंडिंग का मामला है, और ममनुआ फंडिंग जो है वो जब्त की जा सकती है। पार्टी पे कुछ नहीं होता, लेकिन वो उस वक्त होता है जब वो पैसे आए और फौरी वो खुद ही उसको आइडेंटिफाई करें कि जी ये पता नहीं कहां से आ गए हैं और ये गलत पैसे हैं, इनको जब्त कर दिया जाए तो ठीक है। ये जो खुद को बचा रहे हैं, और आज नहीं बचा रहे, ये 8 साल से बचा रहे हैं, और फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो ये वो वाले उसमें नहीं आते। अब इनके इल्म में है कि फैसला क्या आना है। ये
डस्का इनको बड़ा याद है। डस्का में तो कुछ भी नहीं हुआ था ना, रहमान अजहर साहब, वो पता नहीं कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आगे पीछे कर दिया होगा। वो पूरे के पूरे स्टाफ को तो नहीं लेके चले गए थे ना, सारी सारी रात जो 20 लोगों को उठा के अमले समेत बॉक्सेस समेत लेके चले गए, वो तो कुछ भी नहीं था। वो जो अगर उन्होंने फैसला लिया इनकी शान में गुस्ताखी हो गई पीटीआई वालों की, वो तो बड़ा गुनाह कर दिया इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कि उसको दोबारा अनाउंस कर दिया। तो यही वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं जिनको न सिर्फ इन्होंने लगाया बल्कि खान साहब इनकी बड़ी तारीफें किया करते थे। अब आप खुद देख लें कि कल, मगर शाह साहब ये जो आर्गुमेंट है, देखिए तहरीक इंसाफ भी कहती है, अब जाहिर बात है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमातें हैं, फेडरेशन की सियासी जमातें, अगर उनमें से एक जमात को इस कदर एतराज़ात हैं इलेक्शन कमीशन और उसके हवाले से, तो फिर क्या इसका कोई हल है? देखें, एक तो वो बात जो है कि जी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज का भी होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए जी, उसके लिए तो हम ना कर ही नहीं रहे। उनका भी मुकम्मल तौर पर जो है तहकीकात हो, इन्वेस्टिगेशन हो, उनका फैसला भी आना चाहिए। अब ये तो जी ये वो लाडले हैं कि अगर खुद हैं तो सब कुछ ठीक है, नहीं है तो अदालतें भी खराब, हमारे इदारे भी खराब, इलेक्शन कमीशन भी खराब, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब खराब। बस यही एक अच्छे हैं जो खैर से हुकूमत में तो इनकी जो इन्होंने डाके चोरियां सब कुछ किए वो तो अब आने वाली हैं। वो तो फरा गोगी साहिबा आएंगी तो हिसाब देंगी, या वो तो एक सिर्फ नाम है, या तो पूरी लाइन है जो नाम अब आ रहे हैं सामने, जो इनकी कारस्तानी है वो तो भी सामने आने वाली हैं। लेकिन ये जो हुकूमत में आने से पहले ही इसका हल क्या है? क्या किसी ने सियासी जमातों में इस मामले पर कोई बात हो सकती है? ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से, देखिए मेरे तो सामने सिर्फ एज ए जर्नलिस्ट ये चीज है कि अगर एक और इलेक्शन होता है और उसमें कोई हादसा जीता है तो फिर ये इल्जामात का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जो है वो चलता रहेगा। तो फिर उसके बाद आगे क्या है? अच्छा, आपकी इजाजत से जरा एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक वापस आता हूं, इस इशू पर बात जो है वो जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सदाकत भाई, बात आप इनसे कर नहीं रहे और कहते हैं कि कोई इनसे बात नहीं हो सकती, फिर आप नया इलेक्शन भी जो है वो चाहते हैं, नए इलेक्शन करवाने के लिए नया इलेक्शन कमिश्नर भी जो है वो चाहते हैं। तो ये बताइए कि ये मामलात यहाँ से आगे जो है वो किस तरह से जो है वो चलेंगे? अच्छा, सारे लॉजिकल सवाल है, मैं लॉजिकल जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो शाह साहब ने कहा कि जी ये फंस गए। शाह साहब वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास 40,000 लोगों का डाटा है, आईडी कार्ड नंबर है, पूरा डाटा है। और इमरान खान पॉलिटिकल फंड रेजिंग का एक पॉइनियर है इस मुल्क में, वो पॉलिटिकल फंड रेजिंग करते हैं। मैं वो कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं फंस गए, फंस शायद कोई नहीं गए। हम सिर्फ ये चाहते हैं, ये हाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन और पीटीआई का बराबर करें, और 4 साल से आप लोग फंड नहीं दे रहे। वैसे आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी के भी 11 ऐसे अकाउंट पकड़े गए हैं जो आपने दिए नहीं है, तो आप फिक्र ना करें। अच्छा। देर या बदेर छोड़ेंगे हम आपको नहीं। अच्छा। अब जो आपका सवाल है, हम क्यों चाहते हैं इलेक्शन हो? मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम है। इन्होंने पकड़ दकड़ के, राजा रियाज इनका ऑपोजिशन लीडर है, उससे ये फैसले कर रहे हैं। इनकी पीटीआई जो है वो 15 लोग हैं जो लौटे हुए हैं। यानी सब कुछ जुगाड़ से इन्होंने रखा हुआ है। मुल्क में ये आए थे महंगाई खत्म करने के लिए। बिलावल साहब की जो मार्च थी कांपे टांगने वाली, वो महंगाई के खिलाफ थी। उस वक्त नासिर शाह साहब महंगाई थी रोजमर्रा अशिया की 13%, आज होगी अब 32%। आज आपकी कोई मार्च नहीं निकल रही। अब ये वाली महंगाई मौलाना फजल रहमान साहब कहते थे कि जी वो असेंबली नाजायज है, आज उनके बेटे को वजारत मिल गई, वही असेंबली जायज होगी। तो हम क्या चाहते हैं? मुल्क में मुआशी अदम इस्तेकाम की वजह सियासी अदम इस्तेकाम है, एक ही हाल है इलेक्शन। नहीं सर, वो कैसे होंगे इलेक्शन इनको इलेक्शन अगर नहीं। सर, सियासी आदमी, आपने एक इलेक्शन किया, आपको उस इलेक्शन पर एतराज है, लेकिन वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां से आगे का रास्ता बताइए। लेकिन एक तो कि यहां से आगे जो है वो किस तरह से? देखिए रहमान साहब, एक तो इलेक्शन जितना देर करेंगे इतना ये सियासी तौर पे खराब भी होंगे। अच्छा। और मुल्क असल में डूब रहा है, और इनकी नलायकी नाली समझ आ गई कि सवाए 1100 अरब माफ कराने के इन्होंने मुल्क का कोई ठीक काम नहीं किया। दूसरी बात, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन पे एतराज है, और वो इलेक्शन नहीं होगा, मुल्क एक केओस की तरफ चला जाएगा,
अफरा तफरी की तरफ जा जाएगा, क्योंकि ये जो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत मर्जी में बैठे हैं, 15 किलोमीटर जिनकी हुकूमत है सीडीए के अंदर, उनकी तो कहीं पब्लिक मेरिट ही नहीं है, वो तो पब्लिक में जा ही नहीं सकते। अगर होते तो नासिर शाह साहब का जो एलआई है, जो इनका पेट फाड़ना था, शहबाज शरीफ साहब, वो अपने घर की सीटें भी सारी धांधली, सारा इलेक्शन कमीशन और जितनी मुल्क की देखे जाने वाली और ना देखे जाने वाली ताकतें उनके साथ थी, इसके बावजूद पीटीआई ने स्वीप किया। तो आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। और पीपल्स पार्टी में मेरा सवाल है नासिर शाह साहब, आप तो अपने आपको जमहूरी कहते हैं, भाई आवाम से इलेक्शन से क्यों भागते हैं? अच्छा, आए ना मुकाबला करें, अच्छा, मैं तो पता जाए नासिर सर ये फरमाइएगा, देखिए अब आप लोगों ने फैसला तो कर लिया कि आगे काम चलाना है, हुकूमत ने मुद्दत पूरी करनी है, लेकिन ये किस तरह से होगा, ये भी सर बड़ा मुश्किल काम है। आप सियासी आदमी हैं, आपको पता है कि पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर एक और पार्टी की हुकूमत है और उस पार्टी के साथ आपके मामलात ये हैं कि बिल्कुल ही जो है वो एक मुखासमत है उस पार्टी के साथ, तो सर ये किस तरह से मामलात जो है वो आपको लगता है कि सियासी जो इत्तेहाद है ये मामला जो है वो चला लेगा? देखिए, इलेक्शन के लिए तो सब कहते थे, उस वक्त पीटीआई नहीं मानती थी, और जब इनकी हुकूमत गई तो इन्होंने उसी तरफ आ गए। हमें भी यही था कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन जो मुल्की हालात थे, इस वक्त गवर्नमेंट में रहना कोई आसान बात नहीं है, बड़े मुश्किल अनपॉपुलर फैसले करने पड़ रहे हैं, लेकिन मुल्क के लिए वो ज़रूरी है। अगर हम ऐसे ही छोड़ देते और केयर टेकर या दीगर लोग आ जाते तो जो आईएमएफ और दीगर जो इश्यूज थे वो कैसे कैटर होते। इन्होंने जो जिस तरह के एग्रीमेंट किए आईएमएफ से और जिस तरह इन्होंने उसको बदनीयती पे वो कीमतें कम कर दी, जब इनके खिलाफ मूव आई तो उन्होंने कहा अगर ये कामयाब होगी हम हट गए तो अगले भुगतेंगे, नहीं तो हम एकदम ज्यादा बढ़ा देंगे। तो ये इस वक्त मुल्क की बेहतरी के लिए सब फैसले किए जा रहे हैं। और फिर अभी जो सदाकत भाई बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बेहतरी के लिए तो शाह साहब हैं, लेकिन बाज चीजें आपने ये देखना होता है कि प्रैक्टिकल क्या है, क्या ये मामलात आगे चल सकेंगे? जी बिल्कुल चलाएंगे, और एक्सपीरियंस लोग हैं, आप देखेंगे बेहतरी आएगी। लेकिन इनकी तरह नहीं है कि अगर हुकूमत में रहें तो सब ठीक है, हुकूमत में ना रहे तो जी बस मुल्क पे कोई एटम बम मार देगा, एटमी असासे ठीक नहीं है, मुल्क 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, इदारे खराब, कोर्टें खराब, इलेक्शन कमीशन खराब, हर कोई खराब। बस इनका जहाज जो है वो सिर्फ हुसूल इक्तदार है, इक्तदार है तो सब ठीक है, बाकी सब वो खराब हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्शन के लिए ये जिस तरह कह रहे हैं कि जी हम बहुत बड़ी पार्टी हैं, बहुत ज्यादा लीड सीटें हैं हमारी, वो तो सबके इल्म में है कि आरटीएस के थ्रू जिस तरह ये लोग आगे थे, और अब जब इलेक्शन आएंगे तो इनको पता चल जाएगा। और कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कोई लोग इन्होंने अगर ये 20 सीटों की बात करते हैं पर जा रहा हूं। जी 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 शाह साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं, जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस बहस को जो है वो समेटते हैं कि अब आगे का रास्ता जो है वो हमारी जो सियासी कुव्वतें हैं इनकी नज़र में क्या, फिर ये जो पंजाब वाला भी जो इशू है, क्या ये मामला जो है वो अब इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है या मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है? इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं इस हिस्से में बात करना चाहता हूँ बलूचिस्तान में जो बारिशें हुई और बारिशों के बाद की जो सूरत हाल है। तो मीर ज़ियाउल्लाह लांगू साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं और पीडीएमए भी जो है वो उन्हीं की मिनिस्ट्री के पास है, वो इस वक्त जो है वो साथ लाइन पर ज़रा मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ उनसे बात हो जाए। बलूचिस्तान में बारिशों से जो है वो नुकसान हो रहा है और फिर सैलाब के बाद जो मुख्तलिफ अजला और ख़ास तौर पर जो लसबेला, चागी, दालबंदीन, ये वो अजला हैं जो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए सूबाई हुकूमत इस वक्त निमट किस तरह से रही है, क्योंकि ये जो मनाजिर हम देख रहे हैं और जो नुकसान का बारे में जो है वो पता चल रहा है, तो ये तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं वहाँ के अजला और लोग जो है वो बड़े ही परेशान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रहमान भाई, जो आपने बलूचिस्तान के हालात जानने के का मौका दिया, पाकिस्तान के लोगों से बात मुखातिब होने का। ब्रदर, ऐसा हमारी जिंदगी में जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जिंदगी में तो ऐसी कभी भी
वो नहीं आई है इतनी बड़ी फ्लड। लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं भी हमारे ज़हन में भी काफी अच्छे से इस किस्म की फ्लड जो है वो नहीं आए हैं। तो ये नॉर्थ और वेस्ट को एक ही तरह की मुश्किलात का सामना पड़ा, क्योंकि हमारा अक्सर इलाका बलूचिस्तान का मानसून के रीजन से दूर पड़ता है, उस रीजन में नहीं आता। लेकिन उस रीजन में भी इस दफा बहुत ज्यादा बारिशें हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूबाई हुकूमत हमारे वजीर आला साहब की मदद से उन्होंने खुसूसी तौर पर इसको खुद हैंडल करते हुए और हमारे तमाम डिपार्टमेंट को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, नेवी, डीसीज हो, पीडीएमए हो, सब ने भरपूर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक भी रहमान भाई हम जो है तमाम तर लोगों को अपने ही जितने डीसीज की तरफ से हमें तकरीबन 50-60 हजार घरों का आया है, नुकसान हुआ है। अच्छा, तकरीबन कोई मगर ज़िया भाई इस वक्त हमारे जो सियासी बयानियों हैं उन पर तो और ही चीज़ों पर जो है वो और ही इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात हो रही है। तो आपकी जो सूबाई हुकूमत है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है, जो नुकसान पहुंचा है, अब वज़ीर आज़म तो वहाँ पर गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपकी हुकूमत को जो है वो इस वक्त मदद की ज़रूरत है? बाकी सियासी जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से जो सियासी हुकूमतें, अब तो ज़ाहिर बात है दो तहरीक इंसाफ के पास हैं, दो सियासी इत्तेहाद के पास हैं, वफाक की हुकूमत जो है वो उधर वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से हैं। देखिए आपको पता है बलूचिस्तान के वसाइल का पहले से क्या सूरत हाल है। हमारा जो है बजट आप देख लें, डेवलपमेंट बजट देख लें, लेकिन हमारे इस वजीर आला साहब ने इस मुश्किल हालात में तमाम चीजों से बेपरवाह होकर सिर्फ लोगों के रिहेबिलिटेशन और रिलीफ के लिए जितने भी पैसे चाहिए थे उन्होंने दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 18,000 फैमिलीज को फूड दे चुके हैं। अच्छा, 13,000 फैमिलीज को हम टेंट दे चुके हैं और 40 से 50,000 घर जो डैमेजेस हुए। ये सबसे बलूचिस्तान हुकूमत की बस की बात नहीं होगी, इसमें जो हमारी मदद करेंगे हम मशकूर होंगे, लेकिन हमें मदद। तो बलूचिस्तान हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं, ज़ाहिर बात है इस सूरत हाल से निपटने की। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल्लाह लांगू साहब। नासिर शाह साहब, ये कमेंट मैं चाहता हूँ, ज़रा हम बाकी सियासी इशूज़ पर तो बात करते रहते हैं, लेकिन जो है वो इस इशू के ऊपर भी जो है वो ज़रूर बात होनी चाहिए। ये जो और सिंध के भी जो है वो कुछ अजला जो है वो इससे मुतासर हुए हैं इन बारिशों की वजह से, और कराची सबसे बड़ी जो है वो मिसाल है जो वहाँ पर हुआ। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क में ही इस तरह की बारिशें और फिर सैलाबी सूरत हाल है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी बलूचिस्तान गए हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुसूसी तौर पर सीएम सिंध से भी कहा, वो भी वहाँ पे उन्होंने भी चक्कर लगाया है। और जो हमारे साथ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, हम वहाँ पे अपने भाइयों बहनों का पूरा ख्याल कर रहे हैं। और यहाँ भी आपने देखा कि बारिशें हो रही हैं मुसलसल, और उनसे ये इश्यूज़ हैं। पूरे हमारे सूबे में भी हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नुकसानात हुए हैं। उनके लिए भी सीएम साहब ने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का विजिट भी किया है, और हम सब लोग भी 24/7 काम कर रहे हैं और अपने भाई बहनों की उसमें है इंशाल्लाह। किसी भी ऐसे अकेला नहीं। बट ज़ाहिर बात है सियासी जमातों को इस जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ जो कुछ कराची में खासकर हुआ, चलें ये तो एक अनप्रेसिडेंटेड है, कराची में तो हर दफ़ा होता है, और ये तीसरा टेन्योर है पीपल्स पार्टी का। बहरहाल इनकी पार्टी का भी कोई हाल नहीं रहा, पंजाब में तो फारिग हो गया। मैं एक और बात, एक पॉइंट करना चाहता हूँ कि आज पंजाब में डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ, और मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी को कहता हूँ कि चेक करें कि पीटीआई कितनी बड़ी तब्दीली लेके आई कि गैर मौरूसी तौर पे एक यंग लड़का वासिक कयूम अब्बासी जो यहाँ नस्ट का ग्रेजुएट है, कोई उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक फ्रेश आया बगैर किसी ख़ानदानी बैकग्राउंड के, आज वो डिप्टी स्पीकर बन गया पंजाब का। तो मैं नासिर शाह साहब की पार्टी को भी कहता हूँ कि आप भी ये घरों से और मरूसी से निकलें, ताकि आपका भी फुटप्रिंट कहीं बाहर आए। और दूसरा जो गवर्नेंस आपकी कराची में और सिंध में नजर आ रही है, उसकी वजह से तैयारी पकड़े इंशाल्लाह। पीटीआई के नौजवान अब सिंध पे भी अपना झंडा गाड़ने के लिए इंशाल्लाह आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सरले बाज साहब। नासिर शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।